भारतीय संसद में कुछ ऐसे बिल पेश हुए हैं जो देश का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए आज इसी बेहद जरूरी मुद्दे को जरा गहराई से समझते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो सीन है संसद के एक स्पेशल सेशन का। यहाँ एक कह सकते हैं ऐतिहासिक बहस चल रही है और इस बहस के सेंटर में है 3 ऐसे बिल जो आपस में जुड़े हुए हैं और भारत के भविष्य को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये सीधा सीधा भारतीय लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे जुड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या इसका मकसद देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाना है या फिर इसका असर राज्यों और केंद्र के बीच जो पावर बैलेंस है उस पर पड़ेगा। आज हम इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स इशू को समझने के लिए हम इसे 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले बात स्पेशल सेशन की, फिर समझेंगे कि ये आरक्षण और परिसीमन का सच क्या है, इसके बाद दक्षिण के राज्यों की चिंताएं क्या हैं, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या जवाब देते हैं और आखिर में लोकतंत्र के लिए जो बड़ा सवाल खड़ा होता है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस स्पेशल सेशन की और देखते हैं कि लोकसभा में आखिर पेश क्या हुआ। तो इस पूरी लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज के आप कह सकते हैं 3 पिलर्स हैं, 3 बिल। इन्हें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया और यही 3 बिल मिलकर इस पूरी बहस की बुनियाद रखते हैं। और ये है इस पूरी बहस का सबसे जरूरी पॉइंट। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रपोजल। सीटों की संख्या में यही जो बढ़ोतरी का प्लान है वही सारे विवाद और चर्चा की जड़ है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले 2 बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना होगा, क्योंकि सब कुछ इन्हीं पर टिका हुआ है। एक है आरक्षण और दूसरा है परिसीमन। तो पहला है महिला आरक्षण बिल, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। इसे नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसका सीधा सा मकसद है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करना, ताकि पॉलिटिक्स में जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया जा सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है परिसीमन या डेलिमिटेशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में जब नई जनगणना होती है तो उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्रीज को फिर से तय किया जाता है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि महिला आरक्षण लागू ही तब होगा जब जनगणना के बाद ये परिसीमन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। हाँ, और एक बात साफ कर दें, ये कोई नया आइडिया नहीं है। महिला आरक्षण की मांग का एक बहुत लंबा और ऐतिहासिक संघर्ष रहा है। इसकी जड़ें तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट तक जाती हैं और इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अभी हाल ही में संसद की डिबेट में उठाया भी गया था। तो अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू पर, और ये जुड़ा है पॉलिटिकल पावर खोने के डर से। विपक्षी दल, खास तौर पर दक्षिण भारत की पार्टियां, इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब आप आरक्षण को जनसंख्या पर बेस्ड परिसीमन से जोड़ते हैं तो ये उन राज्यों के साथ एक तरह से नाइंसाफी है जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है। तो इन चिंताओं के सेंटर में क्या है? राज्यों के बीच पावर बैलेंस का सवाल। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका मानना है कि इससे उन राज्यों को एक तरह से सजा मिल रही है जिन्होंने अपनी आबादी पर कंट्रोल किया, और ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर एक हमला है। अब इन सारी चिंताओं और आरोपों के जवाब में सरकार ने संसद में अपना पक्ष रखा, और वो भी आंकड़ों के साथ। होम मिनिस्टर अमित शाह ने विपक्ष की इन चिंताओं को एक भ्रम कहा। उन्होंने इसे सीधा सीधा एड्रेस किया और इस नैरेटिव को खारिज करने के लिए संसद में कुछ ठोस नंबर पेश किए। तो सरकार ने जो आंकड़े दिए वो क्या कहते हैं? वो ये बताते हैं कि लोकसभा की सीटें बढ़ने के बाद भी दक्षिणी राज्यों का जो टोटल रिप्रेजेंटेशन का परसेंटेज है वो लगभग वही रहता है। मिसाल के तौर पे कर्नाटक का शेयर 5.15% से घटकर सिर्फ 5.14% होता है, मतलब लगभग कोई बदलाव नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार का तर्क ये है कि दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन घटेगा नहीं, बल्कि अगर आप पूरे साउथ को एक साथ देखें तो उनका कुल लोकसभा हिस्सा 23.76% से मामूली सा बढ़कर 23.97% हो जाएगा। इसके अलावा होम मिनिस्टर ने टाइमलाइन को लेकर भी बात साफ की। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि ये बदलाव 2029 के इलेक्शन से पहले लागू नहीं होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा इलेक्शन साइकिल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स डिबेट से क्या टेक अवे है? आखिर में ये मामला एक फंडामेंटल टेंशन पर आके रुकता है। एक तरफ है जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक ऐतिहासिक और जिसे कोई नकार नहीं सकता वैसा कदम, और दूसरी तरफ है फेडरलिज्म के सिद्धांत और राज्यों के पावर बैलेंस से जुड़े हुए बहुत गंभीर सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यों को भरोसा दिलाने की कोशिश की। उन्होंने वादा किया कि इस पूरे प्रोसेस में किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन विपक्ष अब भी शक की नज़र से देख रहा है। उनका मानना है कि ये चुनावी नक्शे को अपने फायदे के लिए बदलने की एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और सोचने वाले सवाल पर रुकते हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज का असली मकसद क्या नारी शक्ति का सम्मान करना है, या फिर ये केंद्र और राज्यों के बीच पावर इक्वेशन को बदलने की एक नई कोशिश है।